मिड कैप्स में लगातार तेजी और खासतौर पर ऑटो और इनफैक्ट टू व्हीलर सेगमेंट में देखें तो एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो सब में एक शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट बजाज की कुछ योजनाएं भी हैं। हमारे साथ नंद कुमार नारायण जुड़े हैं बजाज ऑटो की नई बाइक के बारे में बात करने के लिए। रॉब और शान की सवारी जो मानी जाती है रॉयल एनफील्ड, उसकी बुलेट को अब बजाज टक्कर देने वाली है। किस तरह से टक्कर देगी और कौन से बाइक लेकर आई है, बताइए नंद। जी हाँ, जिस बाइक का बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे वो है CS400, जिस नाम से हम जानते थे जब उसे ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। लेकिन अब नाम बदल दिया गया है, VS400 है, जिस नाम से इस बाइक को नवंबर के महीने में उतारा जाएगा। इसकी पुख्ता खबर मिल चुकी है। लेकिन उससे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये है कि पल्सर ब्रांड के तहत सोचा था कि इस गाड़ी को उतारा जाएगा, लेकिन अब पूरे का पूरा एक कंप्लीटली नया ब्रांड बनाया जा रहा है बजाज की तरफ से, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड होगा। क्रैटोस नाम दिया गया इस ब्रांड को। एक जर्मन वर्ड है जहां से ये निकाला गया, जिसका मतलब है ताकत। और ये एक ताकतवर यानी कि 300 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स होंगी, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और कोशिश ये रहती है कि नए सेगमेंट बनाए जाएं, क्योंकि जो कम्यूटर बाइक्स होती हैं उनमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा खेलने की उम्मीदें नहीं होती। लेकिन ये जो नीश ब्रांड होता है 300 से ऊपर का हायर एंड सेगमेंट, इसमें ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं और ग्लोबल प्लेयर बनने में आसानी होती है। और इस वजह से अब उस मार्केट पे भी बजाज कंसंट्रेट करेगी और वो बाइक्स या वो सेगमेंट जिस पे रॉयल एनफील्ड का कब्जा है, क्रूजर बाइक्स या फिर स्पेशल एडवेंचर बाइक्स, डुअल पर्पस बाइक्स, वो जो बाइक्स हैं उन बाइक्स पे टारगेट करके, क्योंकि उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है जो कि पिछले 2 साल में आइशर मोटर्स या रॉयल एनफील्ड की देखी गई है। काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट के लिए कुछ बाइक्स उतारी जा सकती है। सिर्फ बजाज ही नहीं, कुछ और टू व्हीलर कंपनियां भी है जो कि उस सेगमेंट के लिए पर्टिकुलरली काम कर रही है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का जो वो नीश मार्केट है वो सभी मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। हीरो मोटर कॉप भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी के महीने में एक डुअल पर्पस बाइक लेके आएगा, जो कि खास रॉयल एनफील्ड के ऑपोजिट में ही, उन्हीं बाइक्स के ऑपोजिट में एडवेंचर सीरीज में उतारने की कोशिश करेगी। श्योर नंद, जैसे आपने वेरी क्लियरली बताया, क्राटोस जो पावर हाउस जो बजाज इंटेंड कर रहा है और वो डायरेक्ट जो उसका कंपटीशन है दैट इज इन फ्रंट ऑफ रॉयल एनफील्ड, अ मार्केट जो हर एक मैन्युफैक्चरर का सपना होता है इनफैक्ट टू कम्पीट विथ बजाज की तैयारी कितनी है इसको कम्पीट करने के लिए, और यहाँ से लेकर हाउ मेनी यूनिट्स दे इंटेंड टू रोल आउट फ्रॉम हियर? जैसा कि मैंने अभी कहा कि मनोज की इनका जो मेन आइडिया वो एक नीश मार्केट बनाने का, एक नया सेगमेंट क्रिएट करने का है, क्योंकि इस मार्केट में जो है मार्जिन ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और इस लिहाज से कितने वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इस बात का क्लैरिटी किया है दैट अच्छा खासा एक बड़ा वॉल्यूम मार्केट है। क्योंकि KTM की जो गाड़ियाँ उतारी गई थी 300 सीरीज़ में, 390 सीरीज़ में, उनमें भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखा गया था। और उस लिहाज से अगर इसको एज ए क्रूजर प्रमोट किया जाएगा, हो सकता है कि जो पहला एड कैंपेन आप देखेंगे बजाज की तरफ से वो भी कहीं ना कहीं हिमालय की वादियों में देखने को मिलेगा। एक अलग कस्टमर, एक अलग क्लाइंटल बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि एक तैयारी पूरी है और नवंबर के महीने में ये बाइक बिल्कुल सड़कों पर आपको दिखेगी। जी, तो क्रैटोस जिस तरह का नाम है, प्लान्स भी कुछ बजाज ऑटो के उस तरह के लग रहे हैं। शुक्रिया नंद कुमार पूरी खबर बताने के लिए और एक झलक दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली कंपनी प्लान क्या कर रही है। इनफैक्ट सौरभ, आपका भी एक क्विक टेक चाहेंगे। टू व्हीलर पैक में अगर बात करें, बजाज ऑटो की अग्रेसिव प्लान्स हैं और अब नीश सेगमेंट में भी उतरने की पूरी तैयारी है इस पर्टिकुलर बाइक के साथ। बजाज ऑटो और इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प, जितने भी ये बड़े दिग्गज नाम हैं, इनमें से फ्रेश बाइंग की सलाह आप देंगे और कितना बड़ा ट्रिगर ये साबित हो सकता है बजाज ऑटो के लिए इस तरह के नीश सेगमेंट में उतरना? देखिए, जो टू व्हीलर मार्केट है इसका ग्रोथ आउटलुक वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव है और ऐसा लगता है कि जो छोटी इसमें जो स्टार्टिंग मोटरसाइकिल्स आती हैं जैसे कि TVS वगैरह की आती हैं, रूरल डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ तक अभी प्रीमियम सेगमेंट की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च के बाद पता लगेगा कि प्रोडक्ट कितना एंटाइज कर पाता है कस्टमर को, और वो ब्रांड रिकॉग्निशन जो बजाज का है और जो प्रोडक्ट वो नया लेके आ रहे हैं उसके लिए कितना लोग उसको कितना पसंद करते हैं। अगर लोग उसे पसंद करेंगे तो मुझे लगता है कि मार्केट इस तरह के मार्केट में कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अच्छे मार्जिन्स भी कंपनी को मिल सकते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रोडक्ट कैसा लॉन्च होता है और उसके ऊपर कस्टमर्स की, जो प्रीमियम कैटेगरी के कस्टमर है, उनका क्या रुख रहता है। श्योर इनफैक्ट विद द फेस्टिव सीजन और यहाँ से लेकर पे कमीशन का इम्पैक्ट के बाद ये स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, TVS, बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प। अगले कॉलर है मिस्टर देवेंद्र। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरा अरविंदो फर्मा के ऊपर है, 20 शेयर है मेरे पे, 846 रुपए में।
तो आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? तो मतलब इसको, मतलब इसका फ्यूचर क्या, मतलब इसको रखें या लॉन्ग टर्म के लिए रखें क्या? और श्योर जी बिल्कुल। इनफैक्ट टेक्निकल व्यू तो राजेश ने इस पर दे ही दिया है। सौरभ, या क्विक रिएक्शंस, फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि कितना स्ट्रेंथ औरबिंदो फार्मा फर्दर गोइंग फॉरवर्ड दिखा सकता है? कॉज इनका बाइंग इज समवेयर अराउंड 850 ऑड लेवल्स। देखिए स्टॉक आप इसे लार्ज कैप में कहेंगे, फार्मा स्टॉक्स में मेजर कंपनीज में एक है औरबिंदो फार्मा। रिजल्ट्स भी कुछ ठीक ठाक आ रहे हैं। ओवरऑल जो कंसोलिडेशंस भी काफ़ी देखने को मिला जनरली एक फार्मा स्टॉक्स में, और अभी लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर अगर अच्छे आएंगे और जिस प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी के कैसे रहते हैं वो लगेगा पता, तो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। मेरे हिसाब से भी होल्ड कर लेना चाहिए। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट देख लीजिए, अगर वहाँ कुछ निराशा होती है तो निकल जाए, अदरवाइज इसको होल्ड करें। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक है, उन्होंने सवाल एसएमएस के जरिए भेजा है। जयंत ने सवाल भेजा है मुंबई से, GHCL पर, गुजरात हेवी केमिकल्स पर बात कर रहे हैं। 400 शेयर्स हैं इनके पास और इनकी जो खरीद है वो 250 और लेवल्स की है। आज के सेशन में 257 पर ट्रेड हो रहा है, यानी हल्का मुनाफा इनको फिलहाल होते हुए दिख रहा है। लगभग 0.2% की मजबूती है। राजेश, व्हाट इज योर टेक? GHCL में क्या करना चाहिए? कोई स्टॉप लॉस आप इन्हें बताएं। फिलहाल जो मुनाफा है कैसे उसको कैरी कर सकते हैं आगे? राजेश, आप सुन पा रहे हैं? सॉरी राजेश, GHCL पर इनका सवाल है, गुजरात हेवी केमिकल्स पर। 252.5 की इनकी बाइंग है, ऑलमोस्ट 252 लेवल्स की, और आज के सेशन में 257 पर ट्रेड हो रहा है। मीडियम टर्म के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? स्टॉप लॉस कहां पर रखें? मुनाफा हो रहा है इनको फिलहाल। देखिए, मुझे लगता है जो काउंटर है डेफिनेटली एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है। जो इसका कंसोलिडेशन बैंड है दैट इज 240 ऑन द लोअर साइड एंड 260 ऑन द हायर साइड, एंड उससे भी थोड़ा छोटा कंसोलिडेशन अगर देखें तो 245 का जो लेवल है वो अच्छे से होल्ड करके रखा है। तो मुझे लगता है उन्हें फिलहाल के लिए 240 का स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड रखना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है 260 का ब्रेकआउट डेफिनेटली आएगा, सो होल्ड फॉर द मोमेंट। अपसाइड में ब्रेकआउट आने के बाद यानी 265 का जो लेवल मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लेवल तोड़े तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें और एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऐड होगी। सो यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 245 एट द मोमेंट। So hold on to GHCL with a stop loss of 245, ऐसा राजेश की राय है। मिस्टर महेश है हमारे साथ, अगले कॉलर राजकोट से। नमस्कार, आपका सवाल पूछे। मेरा सवाल तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर है। मैंने आज ही लिया हुआ है 18 रुपये 50 पैसे में। ओके। और एक धनलक्ष्मी बैंक पर मुझे राय दे दीजिए, वो मेरा 26 रुपये में 400 है। जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सौरभ, या क्विक रिएक्शंस, तिलक नगर इंडस्ट्रीज जैसे उन्होंने बताया, इनफैक्ट तिलक नगर इंडस्ट्रीज 11 और 18 और रुपीस पर उनकी परचेज प्राइस है, और यहाँ पे सेकंड स्टॉक धनलक्ष्मी बैंक पर आपका व्यू चाहिए। दोनों ही फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि ही शुड स्टे ऑन टू दीज स्टॉक्स? देखिए दोनों ही फंडामेंटली वीक स्टॉक हैं। तिलक इंडस्ट्री भी थोड़ा वीकनेस की तरफ ही है। लिकर कारोबार में कंपनी है, जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक धनलक्ष्मी की बैंक की बात है तो एनपीएस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक छोटा बैंक है, छोटे बैंक में भी इतने एनपीएस हैं। रिजल्ट्स में थोड़ा सा सुधार देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन स्टॉक प्राइस ने भी थोड़ा सा नीचे के लेवल से बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ एडवेंचरस नहीं होगा इनके लिए दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और जिसे जितना जल्दी हो सके दोनों में से निकल जाना चाहिए। मेरी सलाह है एग्जिट की रहेगी। ऑलराइट, तिलक नगर इंडस्ट्रीज आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4.5% तक की बढ़त है, लेकिन इन स्तरों पर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, निकलने की आपको सलाह दी जा रही है। मिताली हमारे साथ अब जुड़ी हैं दिल्ली से। नमस्कार मिताली, पूछिए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। मैम मेरे पास सुवेक्स के शेयर है, 400 शेयर है एट द रेट 12.85। 12.85, ठीक है। यस, एंड नीतिश स्टेट के शेयर है मेरे पास 400 एट द रेट 14। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया सुबेक्स के अलावा? नीतिश स्टेट। नीतिश स्टेट, ऑलराइट। किस लेवल पे? 14 पे लिया है 400 शेयर। 40 पे, ऑलराइट। चलिए पहले सुबेक्स की बात करते हैं। मीडियम एंड स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी है और 11 रुपये 55 पैसे पर आज ट्रेड कर रही है, और इनकी खरीद 12 रुपये 85 पैसे के आसपास है। इनफैक्ट इसने हाई भी लगाया था 16 रुपये 56 पैसे का, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला और 16 रुपये से ये गिरकर 8 रुपये तक भी पहुंचा। उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। राजेश, क्या सजेस्ट करेंगे सुबेक्स पर? क्या करना चाहिए? 12.85 पर इनकी खरीद है।
देखिए सुबेक्स में अगर आप देखें तो टेक्निकली 1410 के आसपास का इसका एक सप्लाई जोन है, सप्लाई पॉइंट है. व्हाट इट नीड्स इज अ टेक्निकल ब्रेकआउट अबव 14.10, देन मे बी इसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, जो मोमेंटम है वो ऐड होगा. लेकिन इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि दिस इज अ मिड कैप काउंटर और इसमें आपको मोमेंटम आने में टाइम लगेगा. इट्स बेटर यू स्विच ऑन टू सम फ्रंट लाइन काउंटर. सेकंड काउंटर इज नितेश एस्टेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो इसका देखिए नितेश में 13 के आसपास इसका एक बेस बन रहा है, 13 के आसपास इसमें एक बाइंग दिखता है. सो यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ऐसे 50 पैसा. अपसाइड में इसमें जो सप्लाई बैठता है वो 15 रुपए के आसपास है. अगेन मुझे लगता है दोनों काउंटर्स अगर आप देखो तो एक छोटे से दायरे में ट्रेड हो रहा है. सो हार्डली इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बहुत रैपिड रैली मिलेगी तो मुझे नहीं लगता दोनों काउंटर्स में बहुत कुछ आपको फायदा होगा. इनफैक्ट इसमें टाइम ज्यादा जाएगा और अपना इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है. तो इट्स बेटर यू स्विच ऑन टू सम अदर काउंटर. ऑलरेडी इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं, तो नितेश एस्टेट्स और साथ ही सुबेक्स दोनों से आप निकलने की सलाह आपको दी जा रही है. यहाँ पर आप निकल सकते हैं और मौका है फेस्टिव शॉपिंग का, तो ऐसे में फेस्टिवल बोनांजा लेकर हम आपको एक शेयर बताएंगे. हमारे साथ इनफैक्ट संदीप मौजूद भी हैं. संदीप, आज के लिए कौन सा स्टॉक आपने चुना है और उसके पीछे के कारण भी आप जरूर बताएं. शुक्रिया पल्लवी. देखिए फेस्टिवल बोनांजा के तौर पे शेयरों को चुना जा रहा है, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज या तो फिर ऐसे स्टॉक जिनमें हम देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन के दौरान जो सेल्स है उनमें काफ़ी बड़ा स्पर्ट देखने को मिलता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मुनाफे पे यानी कि आपकी कमाई के ऊपर भी देखने को मिलता है. आज जो इंडस्ट्री या तो फिर जो शेयर चुना गया है वो दरअसल कंज्यूमर ड्यूरेबल या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है लॉयड इलेक्ट्रिक. इसे आज फेस्टिवल बोनांजा शेयर के तौर पर चुना गया है. ये कंपनी अगर आप पहले इनके फंडामेंटल्स की बात करें, नतीजों की बात करें तो Q1 के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे. जो मुनाफा था Q1 में उसमें करीब 5 गुना के आसपास की बढ़त आई थी सीक्वेंशियल बेसिस पे. बीती 4 तिमाही से लगातार अगर आप देखें जो बिक्री है उसमें लगातार तेजी देखने को मिली. इनफैक्ट अगर आप FY16 में Q3 के नंबर्स देखें तो उसमें बड़ा स्पर्ट था क्योंकि इस कंपनी ने अपना जो एक क्षमता विस्तार का पूरा प्रोग्राम था उसे कंप्लीट किया था और उसके बाद से देखिए लगातार इनके जो नंबर्स है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है. कुल आय का अगर आप 47% हिस्सा देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से आता है और हीट एक्सचेंज उपकरण जो बनाती है ये कंपनी उसमें आय का करीब 30% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है. फंडामेंटली काफ़ी साउंड है. इनफैक्ट कैश EPS अगर आप देखें करीब 25 रुपये के आसपास की और FY18 का जो अनुमानित EPS है वो करीब 38 रुपये के आसपास का है. यानी कि उस अनुमान के बेसिस पे अगर आप देखें तो 10 से भी कम पे P मल्टीपल पर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, जो कि बाकी PS के मुकाबले देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव साउंड करेगा. ये कारण है कि KGMC रिसर्च ने इस कंपनी की जो खरीदारी की सलाह दी है उनका मानना है कि एक साल में ये काउंटर 375 तक के जो जोन्स है वो दिखाता नजर आ सकता है. अगर आप थोड़ा इसका फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो बिक्री में तो पिछले कुछ क्वार्टर से जंप देखने को मिल रहा है. साथ ही साथ जो OPM ट्रेंड है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला और खासतौर पर इन्होंने अपना जो केपेक्स प्रोग्राम कंप्लीट किया है. उसके बाद इस बार जो फेस्टिव सीजन है उसमें एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि शायद जो सेल्स है और जो मुनाफा है उसमें अच्छा खासा जंप आएगा. तो उस लिहाज से आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा. तो अपनी जो फेस्टिवल सीजन की बाइंग है उस लिस्ट में आप इसे शामिल करके चल सकते हैं. ऑलराइट, तो आज का फेस्टिवल बोनांजा शेयर है लॉयड इलेक्ट्रिक का. इस फेस्टिव सीजन में यहाँ पर खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है. फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है जैसे कि संदीप ने बताया कंपनी के बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन करके. लेकिन एक स्टॉक अभी एक अलर्ट है MTC के संदर्भ में और इनफैक्ट एक तेजी भी देखने को मिल रही है. खबर यह है कि डायमंड के फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इस खबर के बाद लगभग 3% तक की मजबूती MTC में देखने को मिल रही है. और इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें डायमंड की फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मंजूरी मिल सकती है. मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद भी हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए. मृत्युंजय, न सिर्फ डायमंड फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके अलावा और कौन सी और ऐसे सेगमेंट्स हो सकते हैं जहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकती है? और इनफैक्ट 47.40 के लेवल्स पर फिलहाल MMTC ट्रेड कर रहा है. एक बार फिर से आपको बता दें कि MMTC को डायमंड की फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मंजूरी मिल चुकी है और बिजली और साथ ही अंडे की ट्रेडिंग को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है. सूत्रों के हवाले से खबर आई है और साथ ही रिलायंस और MCX ये कुछ कंपनियां जो इस तरह की डायमंड फ्यूचर ट्रेडिंग की मंजूरी उनको भी मिल सकती है. ज्यादा डिटेल्स देकर मृत्युंजय मौजूद है. मृत्युंजय, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें आपसे जानना चाहेंगे कि कब से इसकी शुरुआत हो सकती है, यानी कि दोबारा से डायमंड की फ्यूचर ट्रेडिंग कब से कर सकती है MMTC? देखिए, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा. अभी सरकार ने नोटिफाई किया है इसको, वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डायमंड की ट्रेडिंग, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी और एग की फ्यूचर ट्रेडिंग की मंजूरी यहाँ पर सरकार की तरफ से मिली है.
लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अब इसका फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा एक्सचेंजेस को, और कि किस तरह से इसको फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और किस तरह से ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग पैटर्न क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और एक्सचेंज के लेवल पर इस पर फैसला होगा। सेबी इसमें इंटरवीन करेगी, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पे यहाँ पर मंजूरी मिल गई है सरकार की तरफ से, तो आने वाले समय में फ्यूचर ट्रेडिंग का दायरा और बढ़ेगा और डायमंड की भी फ्यूचर ट्रेडिंग होगी। फिलहाल ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, और सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि डायमंड की ट्रेडिंग के लिए MCX काफ़ी इंटरेस्टेड है। रिलायंस का जो एक्सचेंज आने वाला है उसने अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाया है। तो आने वाले समय में कुछ बड़े प्लेयर इस ट्रेडिंग में उतर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। श्योर मृत्युंजय, जैसे आपने बहुत ही बढ़िया खबर बताई है, इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से खबर भी आपने, इनफैक्ट इसका जो इंटायर सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करेगा, एंड देन व्हाट आर द अदर फीचर्स दैट कैन बी एडेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल? बिल्कुल मनोज, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा होती है। हालांकि कई कमोडिटी ऐसी हैं जिनकी फ्यूचर ट्रेडिंग पर सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं मार्केट में चूंकि डायमंड का एक बड़ा वॉल्यूम होता है फिजिकल मार्केट में भी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि जब बुलियन की ट्रेडिंग ऑलरेडी हो रही है तो डायमंड की ट्रेडिंग को क्यों ना यहाँ पर मंजूरी दी जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी मंजूरी वित्त मंत्रालय ने दी है अपनी तरफ से। लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि कौन कौन से बड़े एक्सचेंज होंगे जो डायमंड ट्रेडिंग में उतरेंगे, क्योंकि उसके बाद ये तय होगा कि कितना बड़ा वॉल्यूम है फ्यूचर ट्रेडिंग में इस काउंटर का। जी, तो गोल्ड सिल्वर की फ्यूचर ट्रेडिंग पहले से होती है MMTC में, और साथ ही अब इस तरह की मंजूरी भी मिल गई है कि डायमंड की फ्यूचर ट्रेडिंग भी MMTC कर सकेगी। शुक्रिया मृत्युंजय बताने के लिए तमाम अपडेट।